अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सहराजभाषा, शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का जो जिक्र है वो 343 क में है और इसमें दोस्तों क्या चीज का है? तो राजभाषा का। राष्ट्रभाषा यहां का कोई नहीं है। सहराजभाषा जो है इसका दोस्तों जिक्र किसमें है? तो इसका जिक्र है अंग्रेजी भाषा है और इसका भी दोस्तों संविधान के 343 ख में इसका वर्णन किया गया है। शास्त्रीय भाषा में दोस्तों संस्कृत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वो किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? यानी एक कविता है जिसका नाम है दोस्तों डैफोडिल कविता। इस कविता को पढ़ाने से पहले जिसमें के फूलों का वर्णन किया गया है, बच्चे से कहा गया कि तुम जो स्कूल आते हो, आस पड़ोस में रोड के किनारे में जो फूल वगैरह तुम देखते हो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। तो गोया कि कहीं ना कहीं बच्चे के बाहरी जिंदगी को, बच्चे के अनुभव को दोस्तों क्लास में शामिल किया जा रहा है। तो वो कह रहा है यहां पर कि ऐसा करके वो किस चीज के लिए प्रयास कर रही है। पहला यह है कि शिक्षार्थियों से अपने पड़ोस से डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा कर रही है। जी नहीं, वो फूल लाने की तो बात ही नहीं कर रही है, इसलिए ये कट जाएगा। पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल सही है कि जब बच्चे से कहा गया कि रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करें, तो गोया के बच्चे के पूर्व ज्ञान को दोस्तों क्लास से वो क्या कर रही है? जोड़ रही है। जे तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला कुछ हद तक सही लग रहा है। आगे देखिएगा, मानस मंथन गतिविधि, तो ये तो होगा कि बहुत सारे विचार दे रही है, वो भी नहीं होगा। उसके बाद कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सबसे बेस्ट और राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी अगर भाषा सीखना है तो उसके बारे में दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सही है? लेखन से पहले पठन का विकास होता है, यानी ये कह रहे हैं कि लिखने से पहले पढ़ने का विकास होता है, या ये है कि पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता होती है। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होती है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। देखिए हम लोग तो ये पढ़े हैं कि दोस्तों क्या हम लोग तो ये पढ़े हैं कि जो भाषा के कौशल हैं, जो भाषा के कौशल हैं वो दोस्तों कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? तो सबसे LSRW, L का मतलब सुनना और दोस्तों S का मतलब बोलना और उसके बाद आपका R का मतलब पढ़ना और दोस्तों जे और W का मतलब लिखना। तो ये बात तो सही है कि सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पहले विकास होता है। ये चारों के चारों आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये यानी कि ये चारों का विकास एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। हाँ, ये एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं। तो दोस्तों अगर ये कहें कि लेखन से पहले पठन का विकास होता है, कुछ हद तक सही है। तो गोया कि सिर्फ लिखने से पहले पढ़ने का? जी नहीं, ये सब आपस में अंतर संबंधित है। पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, ये तो लिखना बाद में आएगा, ये कट जाएगा। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, इसलिए कि ये दोनों दोस्तों आपस में अंतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट लग रहा। प्रथम भाषा कौन सी भाषा आपकी होगी? तो ये दोस्तों हो जाएगी आपकी मातृभाषा। द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप का मतलब हुआ कि रुकावट।
तो दोस्तों हम तो प्रथम भाषा के माध्यम से द्वितीय भाषा सीखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि रुकावट है, ये बात भी आपकी गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। यानी नोम चॉम्स्की ने दोस्तों जो दिया था कि दिमाग, इंसान के दिमाग में एक लेड है, तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण, नियम पुस्तिका। तो दोस्तों उसी को कहा गया था यूनिवर्सल ग्रामर, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, आपने पढ़ा होगा कि भाषा जो है एक समाज से उत्पन्न, यानी चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अपने ख्यालात, अपने इजहार को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे के ख्यालात, दूसरे के जज्बात को समझने का जो बीच का माध्यम है उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। मतलब यह है कि भाषा समाज से दोस्तों कंट्रैक्ट में आने के बाद अर्जित की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की ने यही बात कही थी, तो ये बिल्कुल सही लग रहा। विरासत मिलती है? जी नहीं। अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है? जी नहीं। स्वाभाविक यानी जन्मजात क्षमता है। तो दोस्तों चूंकि अगर आप कहते हैं जन्मजात, तो ये बात तो कही थी किसने? तो नोम चॉम्स्की ने कही थी। किसने कही थी दोस्तों? नोम चॉम्स्की ने कही थी। लेकिन हमें तो यहां करा कि सामाजिक संकल्पना है, तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जाती है। यह बात किसने कही थी दोस्तों? तो वाइगोत्स्की ने कही थी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। यानी ये कह रहे हैं कि किसने कहा कि मनुष्य यानी इंसान जो है भाषा सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं? वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की और स्किनर। तो दोस्तों नोम चॉम्स्की ने कहा था कि हर इंसान के दिमाग में एक लेड है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा को अर्जित करने का एक यंत्र, और मनुष्य जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात लेकर ही पैदा होता है। तो ये बात इसने ही कही थी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी वो कौन सी बात है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चूंकि निगेटिव पूछा गया है तो तीन ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें आपका राइट होगा, और एक ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये बात तो सही है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सहायता करना, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से जब संपर्क में आता है तो वो एक दूसरे के ताउन करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मैंने आपको बताया था निकटस्थ और समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब यह होता है कि एक बच्चा बगैर किसी के सहायता से और किसी के सहायता से जो करता है, इस दोनों के बीच के अंतर को दोस्तों कहते हैं समीपस्थ और निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यह भी आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाषा अर्जन का यंत्र, ये दोस्तों किसने कहा था? तो यह बात कही थी चॉम्स्की ने। किसने कही थी? चॉम्स्की ने। तो इसलिए ये वाला जो है वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, इसलिए ये आपका कट जाएगा, और जो गलत है वही राइट है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। यानी कि इब्तिदाई जो पढ़ाई है उसमें दोस्तों बढ़ावा, उसके फरोग के लिए
जो सबसे बेस्ट मेथड है उसका आप क्या करें, चयन करें। तो चलिए देखते हैं और इसके अनुसार अपना जो है इस क्वेश्चन का हम मिलान करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह कहा गया है कि भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, दूसरा है बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना, तीसरा है अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, चौथा है बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करने के लिए कहना। दोस्तों एक चीज आप समझे कि आप बच्चे जो भाषा का विकास होता है उसका सबसे पहले कहां से होता है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि वो अपनी मातृभाषा मां की गोद से, तो गोया के वो परिवेश से, दोस्तों कहां से सीखता है, परिवेश से, और यानी कि माहौल से, घर से, है ना। और दूसरा दोस्तों तो इसलिए ये कहना कि भाषा विकास के आरंभिक यानी कि शुरुआती दौर में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत बिल्कुल ये बहुत असरदार होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाना, कहानी पढ़कर सुनाने से दोस्तों क्या होता है कि उसके वो शब्द जो वो नहीं जानता है उसका भी अर्थ जो है वो संदर्भ में पता कर लेता है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, लिखना बहुत बात की चीज है इसलिए ये आपका कट जाएगा। बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करके लिखने के लिए कहना, ये भी आपका कट जाएगा। तो ए और बी आपका क्या है दोस्तों, राइट है। ए और बी देखिए कहां पर है, तो आपको मिल रहा है कि ए तथा बी यहां पर है बी नंबर में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वर्णों की रूपरेखा बनाना ... प्रभावशाली रणनीति है। यानी कि वर्णों मतलब दोस्तों यानी कि आपके क्या कहते हैं, हर्फ। तो हर्फ का जो रूपरेखा बनाते हैं वो क्या होता है, शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। देखिए वर्णों की रूपरेखा यानी किसी भी हर्फ को मिलाकर जो आप क्या बनाते हैं, जो जाहिर सी बात है कि दोस्तों हरूफ के मजमुआ को कहा जाता है लफ्ज। तो इसी तरह दोस्तों वर्णों का यहां पर जिक्र है, तो वर्णों से क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा। तो वर्णों के रूपरेखा बनाना ये क्या होगा, शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए यानी इसको बढ़ावा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट है और सही है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है भाषा अधिगम के ... सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। यानी किसने कहा कि बच्चे जो है ना गलती करके और दोस्तों भाषा सीखते हैं, यानी कि गलती जो है वो भाषा अधिगम का एक पार्ट है। ये किसमें जिक्र किया गया है, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक और सहजातीयवादी। देखिए व्यवहारवादी तो स्किनर है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दोस्तों ये किसने दिया था, वाइगोस्की ने। लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें ही ये चीज जिक्र की गई थी कि बच्चे जो है भाषा सीखते हैं वो किससे, गलती करके सीखते हैं। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रक्रिया आधारित लेखन मतलब यह हुआ कि लिखने का अमली काम, इसका मतलब क्या हुआ, लिखने का अमली काम। और दोस्तों सोपान का मतलब हुआ इसका सही तरीका, इसका मतलब होता है सोपान का मतलब होता है जीना, यानी जो लिखने का अमली काम है उसका सही जो आपको चयन करना है, यदि इसको मिलाना है। तो किसी भी चीज को जब आप लिखने जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो जब आप किसी चीज को लिखने जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप एक दिमाग में मानस मंथन करते हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में लाते हैं। तो गोया के लिखने का सही तरीका यह है कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर में मानस मंथन करते हैं। ये इससे पहले भी आ चुका है जी, क्या करते हैं दोस्तों, तो मानस मंथन करते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये एक नंबर में रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हो, तो उसके बाद हम लोग करते हैं जे मानस मंथन के बाद एक रूपरेखा तैयार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों,
तो रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, रूपरेखा जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसको प्रारूप करते हैं, यानी कि उसको जे आप एक जे लिखना चालू करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका एक प्रारूप यानी कि एक खाका तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर आप करते हो कि उसको दोहराते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दोहराना। क्या करते हैं, उसको दोहराना, यानी कि दोहराते हैं कि कोई गलती या कुछ तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या करते हैं कि उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों छठे नंबर में हम क्या करते हैं, प्रूफ के बाद जो है अंतिम रूप देते हैं। क्या करते हैं, अंतिम रूप देते हैं। तो गोया कि हमारा लिखने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले हम मानस मंथन करते हैं, यानी किसी भी चीज को लिखने से पहले हम दिमाग में दोस्तों क्या करते हैं, एक अपना डिस्कशन करते हैं। उसके बाद उसका एक रूपरेखा यानी एक खाका तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रारूप, उसके बाद दोहराते हैं, फिर प्रूफ करते हैं, फिर अंतिम रूप देते हैं। तो गोया के मानस मंथन सबसे पहले आया। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोस्तों आपका ए बी सी डी और ई और एफ, तो सबसे पहले मानस मंथन यानी कि सी सबसे पहले है। तो देखिए यहां पर ए पहले है, ये कट जाएगा। यहां पर ई पहले है, ये वाला भी कट जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए सी यहां पर भी पहले है, सी यहां पर भी पहले है। एक और दो दोनों अभी सही लग रहा है। उसके बाद रूपरेखा, तो रूपरेखा देखिए कहां पर है, रूपरेखा सी के बाद आपका ई है, ये 2 नंबर में है। यहां पर भी ई है, यहां पर ए है, ये वाला आपका कट जाएगा, गोया कि ये सही है आपका। उसके बाद देखिए प्रारूप, तो दोस्तों 3 नंबर में प्रारूप है। तो प्रारूप कहां पर है भाई, ये 3 नंबर में है। तो देखिए कि ए, ई के बाद ए है, तो ठीक है ए है। उसके बाद आप देखेंगे प्रारूप के बाद दोहराना, तो दोहराना कहां पर है भाई, तो दोहराना आपका ये है पुनरावृत्ति, ये 4 नंबर में होगा। तो डी है, तो डी है इसके बाद। उसके बाद आप देखिएगा कि दोस्तों प्रूफ, तो प्रूफ आप यहां देखिए ये 5 नंबर में है, तो बी है 5 नंबर में, ठीक है। और उसके बाद अंतिम स्वरूप देना, यानी कि ये 6 नंबर में है, तो यहां पर एफ है। गोया कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट है और ये सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता। मौखिक संप्रेषण का मतलब यह हुआ कि वो कौन सी चीज है जिससे दोस्तों आपको जबानी यानी कि मुंह जबानी, तो मुंह जबानी हम क्या करते हैं, बोलना करते हैं, यानी मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता। बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, समाचार प्रसारण, बच्चों के साक्षात्कार लेना। दोस्तों तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक दूसरे से बातचीत, तो बातचीत में तो बोलना आएगा ही, अब बोलना भी आएगा और एक दोस्तों सुनना भी आएगा, तो ये दोनों क्या होता है, मौखिक ही होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, टेलीफोन पर एक तरफ से आप बोलेंगे तो अगला सुनेगा, अगला बोलेगा तो आप सुनेंगे, तो यहां पर भी मौखिक ही होगा। अच्छा, बच्चों को साक्षात्कार लेना, बच्चों से बातचीत करना, यह भी उसी में आएगा। लेकिन दोस्तों समाचार प्रसारण, समाचार प्रसारण क्या होता है कि समाचार प्रसारण में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से ही सुना जाता है, बोला नहीं जाता है। जबकि मौखिक संप्रेषण में बोलना और सुनना दोनों आएगा, तो इसलिए समाचार प्रसारण आपका नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि निष्क्रिय शब्दावली है, जी निष्क्रिय शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं तथा पढ़ते समय समझते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरे के साथ प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या करा है, निष्क्रिय शब्दावली कौन सा होगा ये आपको बताना। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये आपको करा कि निष्क्रिय शब्दावली, जी
निष्क्रिय शब्दावली कौन से होंगे? तो दोस्तों वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय समझते हैं, यही आपका होगा निष्क्रिय शब्दावली। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? यानी कि भाषा अधिगम के शिक्षण में कौन सी चीज ऐसी है कि जो प्रामाणिक सामग्री नहीं है? पहला यह है, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता। यानी दोस्तों आपको यह कहा गया कि भाषा अधिगम के शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है। तो पहला यह कहा गया कि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के द्वारा लिखी गई कविता, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप में लिखी गई कविता, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा और एक समाचार पत्र में लिया गया कार्टून व्यंग्य चित्र। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से में लिखी गई कविता, यानी अगर यह कहा जाए कि वही जो है क्या है प्रामाणिक सामग्री है कि जो पाठ्य पुस्तक जिसने लिखा है उसने ही अगर उस कविता को लिखा हो, तो ये दोस्तों गलत है आपका, इसीलिए ये निगेटिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, किस विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई, किसी विद्यार्थी होना चाहिए, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पूर्ण कथन के मूल्यांकन में सहायता होता है? ये शुद्ध रूपता का, प्रवाह का, बोधगम्यता का यानी समझ का और स्मृति का। तो दोस्तों कहा गया कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पूर्ण कथन के मूल्यांकन में सहायता होता है। यानी कोई विद्यार्थी किसी कविता को पढ़ा और उसको अपने शब्दों में बयान करने से क्या पता चलता है? तो दोस्तों अपने शब्दों में बयान करने से पता चलता है बोधगम्यता का, यानी कि समझ का, कि आपने उस कविता को जो सुना आपने कितना समझा, इस चीज का पता चलता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, वे मनोवैज्ञानिक कारण जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से है? यानी कि बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया को कौन से मनोवैज्ञानिक कारण जो है जो प्रभावित करते हैं? पहला यह है बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश, और दोस्तों पुरस्कार एवं दंड। तो आपको इसमें यह चुनना है कि वो कौन से कारण हैं जिससे कि बच्चे भाषा सीखने में दोस्तों उनको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले इसमें आप एक चीज को देखिए कि दोस्तों कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बच्चे की भाषा में रुचि, अगर उसको रुचि नहीं है तो यह भी एक कारण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट है। माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, यानी अगर माता पिता दोस्तों किसी बात पर मोटिवेट नहीं कर रहे, उसका उत्साह नहीं बढ़ा रहे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो बी भी राइट है। ठीक है, और दोस्तों बच्चे के आसपास का परिवेश बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि माहौल और माशरा से ही बच्चा भाषा सीखता है। तो ये भी दोस्तों एक कारण हो सकता है कि इसके द्वारा भी उसको क्या है प्रभावित होता है। लेकिन पुरस्कार एवं दंड ये तो दोस्तों है ही नहीं, निगेटिव है। तो आपका ए और बी और सी ये तीनों कारण जो है बच्चे के भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ए बी सी, यहां पर ए एवं बी है ये कट जाएगा, यहां पर बी सी डी है ये भी कट जाएगा, यहां पर ए सी डी है तो डी नहीं होना चाहिए ये भी कट जाएगा, लेकिन केवल ए बी सी दोस्तों ये वाला आपका राइट है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थगम्यता से संबंधित है। दोस्तों अर्थबोध यानी कि अर्थ ग्रहण करना यहां पे लिख ही दिया गया है, यानी कि किस चीज से आप अर्थ को ग्रहण करते हैं। श्रवण और पठन से, श्रवण और लेखन से, पठन और लेखन से, लेखन और दोस्तों भाषण से। तो हमने आपको बताया था
कि दोस्तों हम जो भाषा के कौशल टोटल कितने हैं, तो भाषा के कौशल टोटल 4 है। कौन कौन सा? तो हमने आपको कहा था कि पहला जो है वो आपका है सुनना, दूसरा आपका है बोलना, और दोस्तों तीसरा आपका है पढ़ना। तीसरा आपका क्या है? पढ़ना। चौथा आपका है लिखना। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों की बातों को समझते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ग्रहणात्मक कौशल। और बोलकर और लिखकर हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको कहा गया है रचनात्मक कौशल। तो कहा गया अर्थबोध की योग्यता यानी कि अर्थगम्यता से संबंधित है। किससे आप अर्थ को समझते हैं? तो श्रवण यानी सुनना और पठन यानी बोलना, बिल्कुल ये वाली बात सही है। इसमें कहा गया श्रवण और लेखन। लेखन से हम अपनी बात को, ये दूसरों की बात को नहीं समझते, अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं, तो ये आपका अर्थ गम्यता में नहीं होगा। पठन और लेखन, लेखन नहीं आएगा। लेखन और भाषण ये नहीं आएगा दोस्तों, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। यानी कि ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? तो दोस्तों श्रवण और पठन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है एक शिक्षक श्याम पट पर एक अनुच्छेद लिखता है। यानी कि दोस्तों बोर्ड पर एक शिक्षक जो है वो एक पैराग्राफ को लिखता है या लिखती है, और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है या लिखती है, और विद्यार्थी से कहता है या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। मतलब यह हुआ कि लिखा गया और बीच में दोस्तों खाली छोड़ दिया गया, लिखा गया बीच में खाली छोड़ दिया गया, लिखा गया बीच में खाली छोड़ दिया गया। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको पूरा करना है, इस तरह का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? उपलब्धि परीक्षण, जी बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण या क्लोज परीक्षण। तो दोस्तों हमने आपको कहा था कि ये कहा जाता है, इसको CLOZE क्लोज टेस्ट इसे कहा जाता है। दोस्तों ये उर्दू में भी पूछा गया है, इसे कहा जाता है क्लोज टेस्ट। क्या कहते हैं इसे? क्लोज टेस्ट। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि दोस्तों किसी अच्छे पाठ्य पुस्तक के लिए वो चीज होना जरूरी नहीं है। पहला है शब्द भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, और मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। उर्दू में भी ये आया है दोस्तों। देखिए भाषा एवं शब्द भंडार, किसी भी बुक को दोस्तों कब बच्चे ये करते हैं? जब बच्चे से रिलेटेड हो, तो शब्द भंडार तो बिल्कुल जरूरी है, ये होना ही चाहिए। विषय वस्तु, इसमें कौन कौन से टॉपिक है ये बहुत जरूरी रखता है। शैली एवं योजना, जो दोस्तों उसमें पढ़ाने की जो शैली है, लिखने का जो शैली है वो होना ही चाहिए। लेकिन मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना यानी कि उसकी छपाई और उसका कैसा प्रिंटिंग है, ये ज्यादा माना नहीं रखा जाता है, इसलिए ये हमको निगेटिव है। तो निगेटिव ही पूछा गया है कि यहाँ पे कहा गया है मूलभूत मानदंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका दोस्तों गलत है, यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्य का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वो विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? दोस्तों पहले कहा क्या? पहले कहा सुनने के लिए, और फिर क्या कहा? तो फिर कहा लिखने के लिए। गोया के सुनकर लिखने के लिए कहा गया, तो इसको क्या कहेंगे? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन का मतलब होता है वो चीज जो हम अपने अनुभव से लिखते हैं। यहां तो सुनकर लिख रहे हैं, ये नहीं होगा। श्रवण एवं भाषण, भाषण तो दोस्तों होगा ही नहीं। अनुच्छेद श्रुतलेख या वाक्य के आधारित श्रुतलेख। तो दोस्तों यहां पर आप देखिएगा कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थी को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद देती है। तो दोस्तों अनुच्छेद है ना, है तो इसलिए होगा आपका अनुच्छेद श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा, इसलिए कि पहले यहां पर सुनना आया फिर लिखना आया। और दोस्तों डिक्टेशन यानी कि श्रुतलेख जो है वो आपको सुनकर लिखने को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।